नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप लोगों को SLGS एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में फिर से 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न का एक धमाकेदार सेशन लेकर आया हूं, जहां से आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया सोच कर आता हूं। इस बार भी दोस्तों मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आया हूं, जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसमें मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं और मुझे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग सही चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो। बस आप लोगों को करना क्या है कि गलत चीज़ों को सपोर्ट करना है सोशल मीडिया पे, लेकिन सही चीज़ों को नहीं। दोस्तों, ये मेरा चैनल है SLGS एकेडमी। आप यदि फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपना काम पूरे ढंग से करूंगा। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि मैंने किस तरह ये कंटेंट बनाया है और कितना मेहनत लगा होगा, ये भी आप लोग सोचोगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना वक्त गवाए आते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, पुलकेशिन द्वितीय को। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। अगला 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बताइएगा, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंह वर्मा। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह वर्मा था। में देखते हैं दोस्तों, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित धर्म में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? किस धर्म से जो है दिलवारा मंदिर संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सही उत्तर होगा दोस्तों जैन धर्म से। जैन धर्म से जो है दिलवारा मंदिर संबंधित है। दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू में स्थित है। दिलवारा मंदिर 5 मंदिरों के एक समूह है। दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और दिलवारा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चालुक्य राजवंश के शासनकाल में। प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है दोस्तों? तो ऑप्शन है इस प्रकार, जाम्बेजी नदी पे। जाम्बेजी नदी पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। डिटेल से इसका देखते हैं। इसे स्थानीय भाषा में मौसी आओ तुन्या अर्थात गरजने वाला धुआं भी कहा जाता है और यह जलप्रपात जो है 108 मीटर ऊंचा है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है और हिंद महासागर में गिरने वाले सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यूरेनियम की खान किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों झारखंड में। डिटेल्स में देखते हैं। झारखंड में जादूगोरा की खान एक यूरेनियम की खान है जो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोरा गांव में है। किस गांव में है दोस्तों? तो जादूगोरा गांव में है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 6 नंबर प्रश्न है, भारत में किस महीना के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर महीना में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से निकलती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जिसमें जापान और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है।
अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई माह में आते हैं। इनकी तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई थी? किसकी व्यवस्था? तो फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई थी दोस्तों? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कनाडा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा के संविधान से ली गई थी। संसदात्मक शासन, एकल नागरिकता का सिद्धांत, आत्मिक प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची में प्रस्तावना की भाषा और केंद्र व राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स के द्वारा 1909 में। कब? तो 1909 में। डिटेल से देखते हैं दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन को पूर्ण करने के लिए सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। बिबेल योजना 1945 क्या है दोस्तों? यह योजना सबसे पहले वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। इस योजना का नाम भारत के वायसराय बिबेल के नाम पर रखा गया था। रोलेट एक्ट 1919 क्या है? इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा आतंकवाद के संदेह के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें बिना किसी मुकदमे के 2 साल की जेल का अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य के प्रस्ताव वर्ष 1946 में संविधान सभा के प्रथम सत्र में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य के प्रस्ताव वर्ष 1946 में संविधान सभा के प्रथम सत्र में प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को निर्विरोधी रूप से राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है? SIDBI का सही पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका सही पूर्ण रूप है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 22 अप्रैल 1990 में और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन? श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यदि सरकार अपने बस की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो सस्ती मुद्रा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सस्ती मुद्रा। इसका सही उत्तर है सस्ती मुद्रा। और कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, सस्ती मुद्रा नीति RBI की वह मुद्रा नीति है जिसमें ऋण और अग्रिम कम ब्याज दर अधिक आसान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सस्ती मुद्रा का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है दोस्तों? तो पर्यटन। पर्यटन जो है अदृश्य निर्यात सृजित करता है। और इसका कुछ नोट है, अदृश्य निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह हिस्सा है जिसमें माल या स्पर्श योग्य वस्तुओं का हस्तांतरण शामिल नहीं है। अदृश्य निर्यात को अदृश्य व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, जो मूल रूप से व्यक्ति में अपने कौशल और ज्ञान से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा।
घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो तत्व के सापेक्ष गति क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संघर्ष। संघर्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी सरफेस टेंशन का सूत्र क्या है दोस्तों? तो सरफेस टेंशन का सूत्र है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। सरफेस टेंशन का सूत्र क्या है दोस्तों? तो बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को T से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर F/L और पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, SI पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 का उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फेम्टो। इसका सही उत्तर है फेम्टो। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तब का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 13। इसका सही उत्तर कितना है दोस्तों? 13। ये L से चिन्हित किया जाता है और एल्युमिनियम का परमाणु भार जो है दोस्तों 26.98 है। एल्युमिनियम का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, पावर लाइन में किया जाता है, भोजन बनाने में किया जाता है, दवाइयाँ की पैकिंग करने में किया जाता है, कंप्यूटर विमान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दांत की ऊपरी चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? तो दांत की ऊपरी चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जड़। दांत की ऊपरी चमकदार सतह जो है व्हाइट कलर का जो होता है उसे जड़ कहा जाता है। डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। दांतों के सबसे बाहरी चमकदार परत इनेमेल का बना होता है। इसमें मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक पाया जाता है। यह दांत दैनिक प्रयोग, काटने, चीरने या फाड़ने आदि के लिए बहुत उपयोगी होता है। इनेमेल को दंतवल्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सैपवुड। सैपवुड के नाम से जाना जाता है। सैपवुड पेड़ों की द्वितीय लकड़ी की बाहरी जीवित परत है जो पेड़ के सिरे तक पानी और खनिजों को परिवहन से जुड़ी हुई होती है। इन्हें अल्बरनाम भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान की मुद्रा यूरो है दोस्तों। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी भी कहते हैं। यूनान की राजधानी जो है दोस्तों कहाँ है? एथेंस। एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये एथेंस है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा दोस्तों पुणे में। पुणे में जो है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन का संस्थान स्थित है। इसका स्थापना जो है दोस्तों 1969 में हुआ था भारत सरकार के उपक्रम में और इसका उद्देश्य जो है बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श और संचालन करना है। यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला 21 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किसके साथ जुड़ा है? तैराकी के साथ। तैराकी के साथ। तैराकी से संबंधित अन्य शब्द ब्रेक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है। तैराकी से संबंधित अन्य शब्द ब्रेक स्ट्रोक है। तैराकी से संबंधित अन्य शब्द ब्रेक स्ट्रोक है, लैंडलाइन है, डेट एंड लेप है। फुटबॉल किससे संबंधित क्या सब है? बैक हील, अटैकर, सेंट फॉरवर्ड, स्पॉट, डायरेक्ट फ्री किक आदि। और क्रिकेट से इनिंग्स, स्टंप, गोल्डन डक, LBW, स्ट्रेट ड्राइव। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर पर। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? इनमें से जो है कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ताइक्वांडो। ताइक्वांडो जो है दौड़ वाली प्रतियोगिता नहीं है। ताइक्वांडो जो है एक मार्शल आर्ट है दोस्तों जो दक्षिण कोरिया की है। ताइक्वांडो 1988 में ओलंपिक में शामिल हुआ था। 1988 में जो है ओलंपिक में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा जो है दोस्तों मलेशियाई रिंगित होता है और मलेशियाई रिंगित है। इससे 100 सन विभाजित किया जाता है। इसे 100 सन में विभाजित किया जाता है। इसे 100 सेन में विभाजित किया जाता है। इससे मलेशिया में केंद्रीय बैंक नेगरा मलेशिया द्वारा जारी किया जाता है। इसे जो है
किस बैंक के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो बैंक नेगरा के मलेशिया के द्वारा जारी किया जाता है। दिनार जो है, दिनार एक मुद्रा है दोस्तों जो बहरीन, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, लीबिया आदि देशों की मुद्रा है। यूरो भी एक मुद्रा है दोस्तों जो यूरोपीय देशों में, यूरोजोन में 19 देशों के लिए निर्धारित मुद्रा है। और डॉलर जो है दोस्तों, डॉलर कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि देशों में डॉलर यूज होता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 24 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एशिया कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर है क्रिकेट से। क्रिकेट से एशिया कप जो है संबंधित है। एशिया कप का स्थापना कब हुआ? एशिया कप कब से शुरू हुआ था दोस्तों? एशिया कप जो है, आप लोग बताइएगा, एशिया कप कब से शुरू हुआ था? तो 1983 से एशिया कप शुरू हुआ था। इसमें कौन कौन सा टीम भाग लेता है दोस्तों? तो हांगकांग भाग लेता है, श्रीलंका भाग लेता है, भारत भाग लेता है, पाकिस्तान भाग लेता है, बांग्लादेश भाग लेता है, अफगानिस्तान भाग लेता है। 6 देश टोटल भाग लेते हैं। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। और डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। इस संस्थान का जो स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में हुआ था। और यह पुणे के इस संस्थान की स्थापना सरकार के द्वारा 1960 में पुणे स्थित पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। और अपना सपोर्ट बना कर रखो यार, मोटिवेट